हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखते हैं जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें आज ये तीसरा टेस्ट है जिसमें हम स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपने साथियों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर किया करें। तो इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन है, वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए 2 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं स्कूल मैनेजमेंट के आए हुए क्वेश्चनों के। तो उसमें जो कल का जो पेपर था उसमें आया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उसका जो राइट आंसर था वो था 3 वर्ष। अब आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें भी पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। अब आपको पता है इसमें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है तो राज्यपाल करेगा राजस्थान में। तो 41 सदस्यों को मनोनीत करता है इसमें राज्यपाल, जिसमें से 17 सदस्य जो होते हैं वो संगठनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन 36 नंबर का स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित था जो मेरे से छूट गया था, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना चालू की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था। इसमें काफ़ी बच्चे शिक्षा दर्शन करके आए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर था आपको सिर्फ रेडियो जो वर्ड है उसको पकड़ना था कि रेडियो द्वारा। अब रेडियो कैसा साधन है, एक श्रव्य साधन है और टेलीविज़न श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। तो रेडियो कैसा होगा, तो दर्शन तो इसमें आएगा ही नहीं। अब आपको पता है जनवाणी कोई भी कार्यक्रम नहीं था, तो एक ही विकल्प बचा, वो था शिक्षावाणी। थोड़ा सा मैं आपको शिक्षावाणी के बारे में बता देती हूँ कि शिक्षावाणी की योजना थी, जो कार्यक्रम था ये शुरू किया गया था 11 मई 2020 को। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि मई में ज़्यादातर छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की या फिर अध्यापकों की, तो ज़्यादातर वो रेडियो या टेलीविज़न पर समाचार सुनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 11 मई 2020। समाचार के साथ ही जैसे ही वो समाचार सुनते हैं उसके साथ ही वो बिस्किट भी खाते हैं 2020 वाला, मेरा भी फेवरेट है ये। तो 2020 वाला जो बिस्किट है वो खाते हैं रेडियो समाचार सुनने के साथ, और गर्मियों की छुट्टी में। तो याद रख सकते हैं 11 मई 2020। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन स्कूल मैनेजमेंट का आया था वो था 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन था, 43 नहीं था, अगला था 48वां नंबर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, जिससे आपका अपना मूल्यांकन होता रहे कि हम कितना कर रहे हैं और कितना करने की आवश्यकता है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है कौन कौन से हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। बजट निर्माण, आलेखन, निर्णयन और नियंत्रण। अब जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमने पेपर हल किया था उसमें भी शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों के बारे में पूछा गया था, और आज भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है। सेम जैसा कल था उसी प्रकार से आज है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना है। चारों विकल्प में आपको पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है तो चारों विकल्प ही सही होंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर जो राइट आंसर होता है, सही होने की जो संभावना होती है वो चारों विकल्पों की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित वो था 53 नंबर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT
जो अब RSCERT के नाम से जानी जाती है, की स्थापना किस दिन हुई थी, किस वर्ष हुई थी? पहले जो थी वो थी SIERT, लेकिन वर्तमान में इसको RSCERT कर दिया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें। इसका आंसर होगा 11 नवंबर 1978, दूसरा विकल्प। तो ये तो फैक्ट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, डेट का क्वेश्चन है 11 नवंबर 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 55 नंबर क्वेश्चन। RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? RTE अधिनियम 2009 है, जो RTE है उसमें अध्याय 4 जो है वो किससे संबंधित है? इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें धारा नहीं पूछी गई है, इसमें पूछा गए हैं अध्याय। जैसा आपको पता है इसमें 38 धाराएं थी और 7 अध्याय थे, तो अध्याय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि धारा से संबंधित। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि RTE 2009 में हमें धारा भी याद करनी है, साथ में हमें अध्याय भी याद करने हैं कि कौन से अध्याय के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं। जैसा आपको पता है कि अध्याय 4 सबसे बड़ा है, इसलिए आपसे पूछा गया है। अध्याय 4 के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो हैं 12 से लेकर 28 तक। सर्वाधिक धाराओं का प्रयोग इसी में किया गया है, अध्याय नंबर 4 में। जिसका संबंध किससे है? वो है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से, दूसरा विकल्प। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित। और ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि अध्याय 4 RTE के जितने भी अध्याय हैं उसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक धाराओं का प्रयोग किया गया है 12 से 28 तक। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नेक्स्ट क्वेश्चन 57। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? तो आपको बताना है कौन सी नहीं थी SIERT से संबंधित जिम्मेदारी। तो ऐसा ही क्वेश्चन SIQ में से जो मैंने फर्स्ट पेपर कराया था उसमें भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स टॉपिकों से आ रहे हैं, तो हमें वही सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि RTE 2009 में से क्वेश्चन कम से कम 4 बन रहे हैं, प्रत्येक एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको तो हमें अच्छे से रेडी करना है। एक क्वेश्चन बन रहा है डाइट में से, तो डाइट को हमें अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन बन रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में से, उसको भी अच्छे से करना है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी बन रहा है जैसे कि स्माइल कार्यक्रम है, दीक्षा राइज है, या फिर ये SIQ है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं। साथ के साथ फुल फॉर्म के साथ हमें याद क्या करना है, इनकी कब शुरू किया गया, दिनांक भी हमें याद करनी है, क्योंकि दिनांक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसमें से क्वेश्चन कैसा बना है और कैसे बनने की संभावना है, उसी प्रकार से आप अपने टॉपिक को क्लियर करते चलें। साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज़रूर देखें, जो मैं आपको कराई रही हूँ, इससे आपके क्लियर होते चलेंगे। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? इसमें जो पहला विकल्प था वो था राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना, डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर था पहला विकल्प। इसमें पहला जो था वो SIERT की जिम्मेदारी नहीं थी, राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं पढ़ती थी या मैं अब भी पढ़ती हूँ तो मेरा क्या रहता था कि जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अब इससे संबंधित, अब इसमें पूछा है SIERT से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं।
अब जैसे मैंने नोट्स में ये लिख रखा है और यदि नोट्स में वो लाइन नहीं है जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, इस क्वेश्चन के विकल्प में दे रखी है, वो लाइन में अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी, जिससे आगामी भर्ती परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मुझसे गलत नहीं होगा। तो आप भी ऐसा ही किया करें कि अब आप देख सकते हैं कि SIQ के अंतर्गत SIERT की जिम्मेदारी क्या थी। अब आपने ये 3 विकल्प हैं, इसमें से 3 पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया तो कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो इसी से संबंधित बनेगा। अब 3 विकल्प हैं, इनमें से आपको सिंगल विकल्प दे के भी पूछा जा सकता है कि इसमें से एक सिंगल विकल्प उठा लिया और आपसे पूछ लिया कि ये किसकी जिम्मेदारी है, तब भी आप इसको राइट कर सकते हो। तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के जो विकल्प होते हैं उनको ज़रूर लिखा करें, कौन कौन से पॉइंट किस किस से संबंधित हैं। इससे भी क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी और टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर होता चलेगा। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित, ये 57वां क्वेश्चन हो गया, उससे संबंध था 61वां क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में कितनी डाइट उपलब्ध हैं, वर्तमान में पूछी हैं, डाइट कितनी उपलब्ध हैं। तो जब डाइट थी, वर्तमान में पूछा है, जब का पेपर था 2022 का, तो 33 डाइट थी। प्रत्येक ज़िले में एक एक डाइट मौजूद थी, क्योंकि आपको पता भी है कि डाइट जिला स्तर पर होती है। तो इसका राइट आंसर था 33 जिलों में, तो राइट आंसर था 4th विकल्प। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इससे संबंधित, इसमें था 73 नंबर। बाकी के क्वेश्चन अलग हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है। और आप विशेषकर ये ध्यान रखें कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में है या नहीं, यस या नो का ध्यान अवश्य रखें। ये परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होती है। अब आपको पता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है, दिमाग लगाएं। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको साथ के साथ आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कि इसमें जो कीवर्ड है उसको पकड़ो आप, कीवर्ड से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब इसमें जो कीवर्ड है वो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता क्या है, तो आपको पता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होगा, जिसमें बच्चों की भागीदारी हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार हो, सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार हो, परोपकारी उद्देश्य हो, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इसमें सत्ता का क्या होगा, विकेंद्रीकरण। सत्ता का क्या होगा, इसमें विकेंद्रीकरण होगा, तभी जो नेतृत्व है वो प्रजातांत्रिक माना जाएगा। अब आपको इतना पता है कि प्रजातांत्रिक में ये चीज़ होती हैं, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो करते हैं क्वेश्चन को हल। ये परोपकारी उद्देश्य, अब इंसान पर धन उपकार, इससे भी आप निकाल सकते हैं। पर का अर्थ क्या होता है, दूसरों का उपकार करना। तो प्रजातांत्रिक में प्रजा का उपकार किया जाता है, ऐसे समझो। अब राजा प्रजा का उपकार करते थे, तो परोपकारी शब्द ही ऐसा है। पर का अर्थ होता है दूसरों का और उपकार का मतलब होता है उपकार करना। और हिंदी की दृष्टि से मैं आपको बता देती हूँ, परोपकारी शब्द में गुण संधि होगी। परधन उपकार, आ और ऊ मिलके ओ बना है, तो इसमें गुण संधि भी है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य होता था। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पर यहाँ पे दे दिया और यहाँ दे दिया उसी का सिमिलर शब्द, अन्य शब्द। तो पर और अन्य में अंतर ही क्या है, अन्य व्यक्तियों का कल्याण करना, परोपकार करना, एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है इन दोनों का। तो ये 2 विकल्प तो होंगे इसके अंतर्गत, नहीं पूछा है। आगे क्या दे रखा है इसमें गाइस, प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, ना कि कर्ता के रूप में। अगला है प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं।
तो इसमें प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह देता है और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को बता रहा है, तो प्रजातांत्रिक गुण का विकास हो रहा है। लेकिन तीसरे विकल्प में बिल्कुल भी प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास नहीं हो रहा। इसमें तो उस्ताद की भूमिका है, इसमें तो किसकी भूमिका निभाई जा रही है? उस्ताद की भूमिका। ये तो विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, ये तो केंद्रीकरण हो गया, है ना। तो इसमें प्रजातांत्रिक नेतृत्व का गुण नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। आप एक बात और ध्यान रखें कि नेगेटिव पॉइंट भी देखा करें कि नकारात्मक पॉइंट कौन सा है, और इससे भी आंसर निकलता है। और सकारात्मक विकल्प 3 होते हैं और नकारात्मक विकल्प 1 है, तो वो भी राइट आंसर हो सकता है। इसको भी आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपका सही निकलेगा। अगला जो क्वेश्चन था इसमें 74 नंबर का, देखो ये क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1। अब आपको ध्यान रखना है, हम ज़्यादातर यही पढ़ लेते हैं, धारा 29 पढ़ लिया छोड़ दिया, लेकिन उसके अंतर्गत इसमें पूछा गया है उपधारा 1। 29 के अंदर भी एक उपधारा है, एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से आपको दोस्तों कीवर्ड पकड़ना है। इसमें जो कीवर्ड आया है वो आया है केंद्र सरकार। इसमें क्या आया है? केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो केंद्र सरकार होगी तो सीधा सा आपके माइंड में आना चाहिए NCERT। कौन सा आना चाहिए? NCERT, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो संस्था काम करती है वो होती है NCERT। NCERT थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में की गई थी। ये भी पूछा गया है कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में की गई थी। तो आपको क्वेश्चन में से कीवर्ड निकालना है। इसमें पूछा क्या था? केंद्र सरकार द्वारा। इसी प्रकार आप एग्जाम देने जाएं और क्वेश्चन को पढ़ें, यदि बड़ा है तो उसमें से कीवर्ड निकालें कि इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे। केंद्र सरकार आ गया तो आपको सीधा सा पता है कि केंद्र स्तर पर जो संस्था काम करती है वो सिर्फ एक है, NCERT। आई होप ये जो क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चन होते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन था ये। तो स्कूल मैनेजमेंट के इसमें 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो स्कूल मैनेजमेंट का जो स्तर है वो घटाया गया है। हर बार इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल मैनेजमेंट के, लेकिन इस बार 2022 में जो भर्ती परीक्षा हुई है RPSC के द्वारा, उसमें 9-10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो 9-10 क्वेश्चन हैं तो आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 का है तो 20 अंक कम नहीं होते, तो ये हमारे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप सभी बच्चे, सभी जो मेरे दोस्त हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दिया करें और फीडबैक साथ के साथ भी दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। और अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर भी किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।